हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 पेपर 2 में आने वाले हिंदी के 30 प्रश्नों को और देखेंगे उसकी व्याख्या और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। मैंने आपके लिए सभी पिछले साल के PYQ को करवा दिए हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको इग्नोर ना करें। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावक जबै लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा कुंभनदास, तीसरा नंददास, चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये पंक्तियां, इनकी जो रचना है ऊधव शतक, ठीक है, इस रचना से ली गई हैं और ऊधव शतक का प्रकाशन होता है 1929 में। इनकी अन्य रचनाओं में है गंगावतरण, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र। इनमें से भी गंगावतरण जो रचना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ऊधव शतक और गंगावतरण। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा छायावाद। तो किसको कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? तो ये हो जाएगा हमारा छायावाद। ठीक है, छायावाद युग को इन्होंने कहा है। और छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से? छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, दूसरे पंत, तीसरे हैं निराला और चौथे हैं वर्मा। ठीक है, प्रसाद से हो गया जयशंकर प्रसाद, पंत से हो गया सुमित्रा नंदन पंत, और निराला से हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा से हो गया महादेवी वर्मा। ठीक है, ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ हैं, छायावाद के महत्वपूर्ण लेखक हैं। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपने आंसर लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही है। और अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है श्री राम शर्मा, दूसरा बनारसी दास चतुर्वेदी, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। इनके और भी इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत हैं, ये यात्रा वृत्तांत के लिए ही फेमस हैं। और इनकी देख लेते हैं अन्य रचनाएं। मेरी लद्दाख यात्रा, और दूसरा है किन्नर देश में, तीसरा घुमक्कड़ शास्त्र, और यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। ठीक है, ये सभी इनकी इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक, अगला प्रश्न है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है मर्मज्ञ, दूसरा सुविज्ञ, तीसरा विद्वान, चौथा निगूढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्मज्ञ, पहला वाला। ठीक है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा मर्मज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, इसमें कौन सा कारक है देखते हैं। पहला ऑप्शन है संबंध, दूसरा है अधिकरण, तीसरा संबोधन, चौथा है अपादान। हमेशा याद रखेंगे जहाँ पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आए या किसी को बुलाने का संकेत होता है वहाँ पे हमेशा संबोधन कारक होता है। इसमें तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी?
इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के। अगला प्रश्न है उपकूल में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा है तत्पुरुष। तो उपकूल में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा गौण। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द धातु के अंत में जोड़े जाएं उन्हें क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है समास, दूसरा उपसर्ग, तीसरा अव्यय या चौथा प्रत्यय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चौथा वाला। ठीक है, प्रत्यय। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाएं। ठीक है, अगर अंत में जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, अगर प्रारंभ में जुड़ता है वो हो जाता है उपसर्ग। देखिए नीचे लिखा भी है। उपसर्ग क्या होते हैं? वे उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी उपसर्ग हमेशा पहले आते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में या अंत में। ठीक है, समास क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, ठीक है, इसमें आगे पीछे का कोई झंझट नहीं है, इसमें दोनों शब्द मिलकर किसी शब्द को बनाते हैं, नए शब्द को बनाते हैं, वहाँ समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी ऐसे शब्द जिनका अगर हम रूप में लिंग चेंज कर देंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वचन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कारक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वे शब्द क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें उपसर्ग ही पूछ लिया है। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमें पता चल गया उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लिखाई, दूसरा हानिकारक, तीसरा उपकार, चौथा अपनापन। तो इसमें क्या है? उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, उपकार। लिखाई में देखिए लिखना क्या है? लिखना में ई जुड़ा हुआ है यानी पीछे। ठीक है, हानिकारक, हानि में कारक जुड़ा है, ये भी पीछे जुड़ा है। अपनापन, अपना में पन जुड़ा है, ये भी पीछे जुड़ा है। तो पीछे जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। और आगे उपकार में क्या हो गया? उपकार हो गया उप धनकार। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? कोई शब्दांश आगे जुड़ रहा है यानी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है मूर्ख होना, दूसरा कुछ निर्णय ना कर पाना, तीसरा किम कर्तव्य विमूढ़ होना, चौथा झगड़ालू होना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मूर्ख होना। ठीक है, मूर्ख होना। और किम कर्तव्य विमूढ़ होने का अर्थ होता है अनिश्चयात्मक स्थिति होना। ठीक है, अनिश्चयात्मक स्थिति होना। आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा अज्ञेय, तीसरा है जैनेन्द्र और चौथा है उपेंद्र नाथ अश्क। तो त्यागपत्र के जो उपन्यास है उसका लेखक हो जाएंगे जैनेन्द्र। ठीक, इनके और भी उपन्यास हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन से? एक है परख, एक है सुनीता, त्यागपत्र भी हमने पढ़ा, एक है कल्याणी। ठीक है, कल्याणी और सुखदा, एक है वितर्क। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं जैनेन्द्र जी के। ठीक है, कौन कौन से? परख, सुनीता, कल्याणी, वितर्क, सुखदा और त्यागपत्र। अज्ञेय जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों में आते हैं। पहला है शेखर एक जीवनी।
ये भी महत्वपूर्ण है, इनकी रचना आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जा सकती है। एक है नदी के द्वीप, ठीक है, नदी के द्वीप। और एक और है अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, अजनबी, ठीक है, ये भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और यशपाल जी के महत्वपूर्ण उपन्यास में एक आता है झूठा सच उपन्यास, झूठा सच उपन्यास, ठीक है, ये भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है यशपाल जी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ऑप्शन है पहला गारसा दत्तासी, दूसरा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तीसरा सुनीति कुमार चटर्जी, चौथा है धीरेन्द्र वर्मा। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ग्रियर्सन जी ने, ठीक है। गारसा दत्तासी की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन्होंने लिखा है फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इन्होंने ही लिखा है। उसका नाम है इस्तवार द लिटरेचर, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी इनकी रचना है। फ्रेंच भाषा में इसलिए इसका नाम ऐसा है। तो क्या है? इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। ये गारसा दत्तासी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है उसने मुझे पास आने के लिए कहा, दूसरा उसने मुझसे पास आने को कहा, तीसरा उसने मुझे पास आने को कहा, चौथा उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसमें दूसरा वाला और चौथा वाला तो ऐसे गलत पढ़ने में ही लग रहा है। पहला वाला उसने मुझे पास आने के लिए कहा और तीसरा है उसने मुझे पास आने को कहा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो तीसरा वाला है यही हमारा राइट आंसर है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। पहला वाला भी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? पहला ऑप्शन है सोरठा, दूसरा चौपाई, तीसरा दोहा, चौथा है बरवै। तो ये वाला प्रश्न भी रिपीटेड है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सोरठा। सोरठा क्या होता है? ये दोहा का उल्टा होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले तीसरे चरण में क्या होते हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद में क्या होता है? 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में सम्मात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, बरवे भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 12 और 7 पर यत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? पहला विशेष, दूसरा या तीसरा या चौथा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ये तो हमको पता ही होगा, इजी प्रश्न है, विशेष। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, यानी इनकी रचना नहीं है, बतानी है। पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा कामायनी, तीसरा है जयद्रथ वध और चौथा है यशोधरा। तो इन्होंने कौन सी रचना नहीं लिखी है? तो ये जो दूसरा वाला है कामायनी, ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। ये रचना प्रसिद्ध है, महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण रचना है ये कामायनी, ठीक है। बाकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष या चौथा बहुब्रीहि। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा
पहला वाला द्विगु समास चौराहा, जहाँ पर भी नंबर वाले शब्द आते हैं, ठीक है, संख्यावाचक शब्द आते हैं, वहाँ पे द्विगु समास होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन है अपठित, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा मौलिक या चौथा अपठनीय। तो बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा अपठित, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। जो हमने नहीं पढ़ा है वो अपठित है, ठीक है। और अपठनीय क्या हो जाएगा? जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो वो क्या होता है? अपठनीय होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पहला ऑप्शन वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, या दूसरा त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, या वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या फिर त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो कैसे त्रुटियां हमारी शुद्ध होंगी? तो उपेक्षा करके तो नहीं होंगी, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताने से सही नहीं हो जाएगा, त्रुटियों का प्रकार गिनवाकर भी त्रुटियों का निवारण नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, या उन्हें किसी वक्ता के साथ रहते हों, या वे वक्ता के साथ रहते हों। तो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। जब वो अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से खुद को बता पाएंगे, बोल पाएंगे, तभी उनमें क्या होगा? भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित होगी, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण समूह, या चौथा वक्तव्य। तो जिससे वर्णों के समूह को जिससे अर्थ निकलता है वो क्या होता है? शब्द होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, दूसरा औपचारिक कथन, तीसरा प्रासंगिक कथन, चौथा है तर्क संगत। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन अनौपचारिक कथन। जो हम आपसी व्यवहार में सामान्य बातचीत करते हैं वो क्या होते हैं? अनौपचारिक कथन होते हैं, ठीक है। अनौपचारिक कथन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन इलाहाबाद से है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा हिंदी प्रदीप, तीसरा समन्वय, या चौथा माधुरी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दूसरा वाला, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन इलाहाबाद से होता है, ठीक है। इलाहाबाद से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ डिटेल्स लिखे हैं इसके। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन पहले तो कब हुआ? 1877 में, और बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में इलाहाबाद या प्रयाग से निकली, ठीक है। सभी इसके डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसके रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, और इलाहाबाद या प्रयागराज से इसका संपादन हुआ 1877 में। और अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका 1831 में प्रताप नारायण मिश्र से और कानपुर से प्रकाशित हुई, ठीक है। अगला है ब्राह्मण पत्रिका 1831 में प्रकाशित हुई, प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक हैं, और कानपुर से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। अगला है समन्वय पत्रिका, ये 1922 में प्रकाशित होती है, और इसके माधवानंद क्या है? माधवानंद इसके संपादक हैं, और कलकत्ता से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। माधुरी पत्रिका 1921 में प्रकाशित हुई, दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक, और लखनऊ से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी, ठीक है।
अगर ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। जो हमारे स्टेट के हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, याद रख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। ये कब से कब तक थे सरस्वती पत्रिका के संपादक? तो 1903 से लेकर 1920 तक, ठीक है। 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका कैसी थी? एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है, मासिक पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ठीक है, अमात्रिक शब्द। पहला ऑप्शन है कारखाना, दूसरा अमिताभ, तीसरा कलरव और चौथा चहचहाना। तो अमात्रिक शब्द हो जाएगा हमारा कलरव। अमात्रिक यानी कि जिसमें कोई भी मात्रा ना हो, ऐसा शब्द जिसमें मात्रा ना हो। अगला प्रश्न है, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा है उपमा। तो इसमें क्या हो रहा है? ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है? अभी ये मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है सुंदरकांड, अयोध्या कांड, फिर बाल कांड, फिर लंका कांड। दूसरा ऑप्शन है बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। तीसरा ऑप्शन है अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। और चौथा ऑप्शन है लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड और सुंदरकांड। तो इसमें पहली बात तो सबसे पहला कांड होता है रामचरितमानस का बाल कांड। तो यहीं से हमारा राइट आंसर हमको पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा वाला सही ऑप्शन है इसका। और यहाँ पे मैंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस के सभी कांडों का क्रम लिखा है। तुलसीदास जी ने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस को पूरा किया था। और इनके कांडों का क्रम है, पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय कांड है, ठीक है। तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया है। और पांचवा है सुंदरकांड, छठा लंका कांड, सातवां है उत्तरकांड, ठीक है। 7 कांड हैं और ये इनका क्रम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा रैदास, तीसरा सूरदास, चौथा तुलसीदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, रामचरितमानस से ली गई हैं। पराधीन सपने सुख नाही, ठीक है। और इसमें से जो कबीरदास और रैदास हैं वो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो है सगुण, एक है निर्गुण, ठीक है, सगुण और निर्गुण। तो ये रैदास और कबीरदास जो हैं वो निर्गुण, ठीक है, निर्गुण शाखा के कवि हैं। निर्गुण शाखा में भी ज्ञानाश्रय शाखा के। और जो सूरदास और तुलसीदास हैं ये सगुण शाखा के कवि हैं। सूरदास इसमें भी कृष्णाश्रय शाखा के और तुलसीदास रामाश्रय शाखा के कवि हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है हमारा, अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया है? पहला है बूंद और समुद्र, दूसरा सुहाग के नूपुर,
तीसरा मानस का हंस और चौथा अमृत और विष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस। ठीक है, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है और इसमें तुलसीदास जी की जीवनी है, मानस का हंस। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। हमारे 30 प्रश्न हो गए कंप्लीट। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके कितने आंसर राइट हुए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।